करने के लायक नहीं। बातें सुनो, हम 7 सिस्टर्स, ये जो स्टेट है ये हमारे बाप का राज है, हम इसको रीऑक्यूपाई करेंगे। बांग्लादेश जो है वो राज करेगा बंगाल पे, वो राज करेगा उड़ीसा पे, वो राज करेगा बिहार पे। अबे ये मुंह मसूर की दाल। एम्प्लॉयमेंट घटती जा रही है। अपने देश में ऐसा बवाल करेंगे, ऐसा उन्माद, ऐसा गदर कि आखिरकार इनके ही लोग तंग आके वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे और भारत में आके घुसेंगे, भिखमंगे यहाँ पे भर जाएंगे हमारे पास, और हमको फिर डील करना, बॉर्डर पे रोकना मुश्किल हो जाएगा। कितने मारोगे बॉर्डर पार करते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। डिजिटल टॉक के हमारे खास इस शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। मैं यदि ऐसा करूंगी तो मैं गुस्ताखी करूंगी, लेकिन फिर भी दर्शकों के लिए ये बताना ज़रूरी है कि आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, जिन्होंने दशकों तक सेना में अपनी सेवाएं दी। भारतीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के वे प्रख्यात विश्लेषक हैं। वो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और महसूस होगा कि जीडी बख्शी साहब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना गहराई से अपनी बातों को रखते हैं, और इसलिए जितनी निर्भीकता से वे बातें करते हैं उनकी देश में एक खास पहचान भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है जीडी बख्शी साहब का डिजिटल टॉक पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम आपसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, चाहे बांग्लादेश के ताज़ा हालात हो या पाकिस्तान से जुड़ी बातचीत हो। सर बातचीत शुरू करते हैं बांग्लादेश को लेकर। जो बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, जो ताज़ा हिंसा हुई बांग्लादेश में, उस्मान हादी जो नेता था जिसको कहा जाता है कि उसने शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ उसका एक प्रमुख चेहरा था, उसकी हत्या हुई और बांग्लादेश में हिंसा का एक नया दौर आया। हिंदुओं पर काफ़ी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, एक हिंदू युवक को मारा गया। आप इस हिंसा को कैसे देख रहे हैं? ये किस तरह के संकेत है हमारे पड़ोसी देश से? अरे ये ऑर्केस्ट्रेटेड हिंसा है, बेहूदगी की हद है। ठीक है, पहले तो भारत के ऊपर ये आरोप बढ़ा जा रहा था कि भारत ने मरवाया है, हमारे गनमैन ने किया, ये किया, वो किया। अब उसके भाई ने बोल दिया, हाडी के भाई ने, कि नहीं साहब ये तो मरवाया है मोहम्मद यूनुस ने, क्योंकि वो इलेक्शन टलवाना चाहता है। तो मतलब सत्य तो आप छुपा थोड़ी ना सकते हैं, और इतना घृणित सत्य, यू कांट हाइड इट, यू कांट मेक अ फूल ऑफ ऑल द पीपल ऑल द टाइम। काफी देर बेवकूफ बना लिया इस पैराशूटेड मोहम्मद यूनुस ने। नहीं, कौन सी इलेक्शन जीत के ये बांग्लादेश का बड़ा प्राइम मिनिस्टर मिला है? चुना भी नहीं गया, इनको तो पैराशूट किया गया। अमेरिका में ये ठहर रहा था, नोबेल पीस प्राइज इसको दिया गया, पता नहीं कौन सी पीस के लिए। बांग्लादेश में तो गदर, कत्लो गारत, खूना खच्चर के सिवा इस शख्स ने कुछ नहीं करा है। अच्छा भला जो देश चल रहा था, जिसके इकोनॉमी फल फूल रही थी, जिसका पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान से आगे हो गया था कई तो वो भारत से भी आगे हो रहा था। पर कैपिटा जीडीपी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही थी। हजम नहीं हुआ, सारा सत्यानाश करा के बड़े खुश हो गए वहां के जिहादी फसादी जो लोग वहां पे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बांग्लादेश का युद्ध लड़ चुका हूं 1971 का, जब बांग्लादेश को हमने आजाद किया था। 3864 हमारे अफसर जेसीओ जवान, उन्होंने अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी दी थी इस बेगैरत मुल्क को आजाद कराने के लिए। और देखिए किस तरह पलटी। तो भारत की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं कई तरह के। हाँ, क्योंकि झूठ बोलना तो फितरत है, यू नो। और 3864 जवान, जेसीओ जवान, अफसर हमारे ऐसे ही मारे गए हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, किया तो आप ही ने किया। हम जानते हैं क्या हाल था। एहसान फरामोश भी की कोई हद होती है, एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है। ठीक है साहब, वहां पे 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले थे पाकिस्तान की पंजाबी फौज ने। ठीक है साहब, 1 मिलियन औरतों का सामूहिक बलात्कार किया था, 10 मिलियन बांग्लादेशी भारत में धकेल दिए थे। तब जाके भारत के पास कोई चारा नहीं रहा तो हमने पलटवार किया, तो हमने उसकी मदद की, और आज उसका देखिए क्या, और आज हम उसका अंजाम भुगत रहे मदद करने का। वही
वही जो रजाकार, वही जमात इस्लामी के जो खासतर रजाकार जो कि औरतें सप्लाई करते थे पाकिस्तान की फौज को, वो आज बड़े लीडरान बन के घूम रहे, कत्लो गारत कर रहे। बेचारे हिंदू माइनॉरिटी है, उनकी जान पे बनी आई है, कभी यहाँ मार रहे हैं, कभी चुन कर मार रहे हैं, घर फूंक रहे हैं, औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, उल्टे टांग रहे हैं, फांसी पे टांग रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे साहब। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो इसका मतलब ये अब वक्त आ गया है कि इस बेगैरत मुल्क को सबक सिखाया जाए। किस तरह से सबक सिखाया जा सकता है सर? आप देखिए साहब, अगर ये लड़ने के लायक नहीं है, मतलब कोई लड़ो तो कोई बराबरी वाले से लड़ो ना यार। अब हमको भी शर्म आती है फौज में कि इनसे लड़ना पड़ेगा, ये 2 टके का मुल्क, ठीक है। और जरा बातें सुनो, हम 7 सिस्टर्स, ये जो स्टेट है ये हमारे बाप का राज है, हम इसको रीऑक्यूपाई करेंगे। बांग्लादेश जो है वो राज करेगा बंगाल पे, वो राज करेगा उड़ीसा पे, वो राज करेगा बिहार पे। अबे ये मुंह मसूर की दाल, तुम इकट्ठे रहो, एक मुल्क रहो, तुम्हारे लिए काफी, तुमको तो अल्लाह का खैर मनाना चाहिए, ठीक है। और आए कि जरूर उंगल देनी है, और तब तक उंगल देनी है जबकि आपकी उंगलें तोड़ मरोड़ कर रखना दी जाए। तो ये पीएम मोदी के गुस्से से अब यूनूस को बचाना आपको लग रहा है कि अब मुश्किल होता जा रहा है? ये धैर्य की ऐसी परीक्षा कर रहे हैं, इनका मकसद ये है कि हम भारत को उकसाएं ताकि वो हम पे चढ़ बैठे, तब तक उकसाएं जब तक चढ़ बैठे, ठीक है साहब। आपने महाभारत में सुना होगा कि श्री कृष्ण ने एक बंदे को वरदान दिया था कि 100 गाली तेरी 100 शिशुपाल को कि तेरी 100 में सह लूंगा जी। तो वो खड़ा होके गाली बकने लग गया साहब। जहां 100वीं गाली बोल दी तो उन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है ना। सुदर्शन चक्र चलाया और धड़ से सर अलग। अब ये 2 टके का मुल्क अपना सब सत्यानाश कर रहा है कि ये इनको गवारा नहीं था कि यार हमारे बच्चे पढ़े लिखें, अच्छी नौकरी पाएं, आराम से चैन की जिंदगी जिए, चैन से जिए, औरों को जीने दें। नहीं, हमको जिहादी, फसाद, उन्माद, गदर चाहिए, कत्लो गारत चाहिए। और जब से ये मोहम्मद यूनुस अपना मनहूस चेहरा लेके बांग्लादेश में आया है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट घटती जा रही है, पॉवर्टी लाइन बढ़ती जा रही है, सिवाय कत्लो गारत, गदर और कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। और कट्टरपंथी वहां पे हावी हो रहे हैं कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि बेचारे उसको मारो, इसको मारो, ये करो, वो करो। और अब तो चुनाव को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन पे दबाव पड़ा तो बोल दिया कि फरवरी के मध्य 20 फरवरी को मैं चुनाव कर दूंगा। फिर हार्डी को मरवा रहे हैं, फिर ये वो कर रहे हैं, सारे नाटक। और अपने जो है ये कल पुर्जे चला रहे हैं कि किसी तरह ना हो इलेक्शन। तो वो सरकार में बने और मैं सरकार में बना रहा हूँ साहब, क्योंकि मेरे को तो अमेरिका ने भेजा है, अमेरिका माई बाप है अमेरिका। अबे ग्रामीण बैंक तूने चलाया था, वहां के बेचारे मछुआरों को, छोटे किसानों को लोन देने के लिए, माइक्रो फाइनेंसिंग करने के लिए, और $6 लाख ये दे के आया किसको? हिलरी क्लिंटन को, जब वो इलेक्शन लड़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप तो तब से खुंदस में है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब इनको बता दिया कि थोड़ा संभल के रहो, तुम्हारी हिम्मत क्या है। हमें 14 दिन लगे थे पूरा बांग्लादेश पकड़ने के लिए, ढाका पे कब्जा करने के लिए। 14 घंटे नहीं लगेंगे। 14 घंटे के 4 घंटे में इनके अगर इनकी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक इनकी कॉरिडोर है ये रंगशाही, और ये जो इनका जो अंगूठा निकलता है ना भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, हम अब वो अंगूठा ही तोड़ देंगे, ठीक है। वो अंगूठा तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे ताकि ये ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और एक ही कॉरिडोर नहीं है, दूसरी कॉरिडोर चट्टोग्राम की तरफ है, चिटागोंग की तरफ, जो त्रिपुरा के साइड पे है। वो भी ऐसे करें तो बस इनके 2 जो पर है वो तो कट जाए। फड़फड़ाना बंद करेंगे तभी ये 2 पर काटने पड़ेंगे जो ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, उड़ तो सकते नहीं, ठीक है साहब। और अपने आप को चंगेज खान की औलाद बता रहे हैं। अबे लड़ना सीख लो पहले,
नहीं तो सिखा देंगे तुमको। तो आपने तो सिखाया था आप लोगों ने जब 1971 में बांग्लादेश जब अरे युद्ध उस जब वक्त हुआ, उस देखिए समय वहां कुछ इज्जतदार लोग थे मुक्ति बाहिनी के, जिनको शर्म आई कि हमारी औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, अस्मत लूटी जा रही है, हमारे देश में पंजाबी फौज तबाही कर रही है। ठीक है, जो बंदा इलेक्शन जीता उसको आपने जेल में डाला, इलेक्शन स्टील करी। देखिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जी इतिहास अगर अपने आप को दोहराता है। दोहराता नहीं तो कम से कम राइम जरूर करता है, कुछ मैसेजिंग भी जरूर करता है। हाँ राइमिंग करता है, मतलब इट इज पैरेलल। 1971 में एक इलेक्शन हुई थी पाकिस्तान में, ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन सो फार, वो मुजीबुर रहमान जीता था हैंड्स डाउन, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ। कायदे से मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था पाकिस्तान का। क्या किया इन्होंने, ये याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, एक बंगाली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं। ओवरऑल डेड बॉडीज, हमारी लाशों के ऊपर भी हम नहीं बनने देंगे। इस्लाम के नाम पर बने थे तो क्या वो मुसलमान नहीं था? मुजीबुर रहमान मुसलमान नहीं था क्या? मतलब तुमको कष्ट क्या था यार? इलेक्शन जीता, उसको करने दो, उसको बनने दो प्राइम मिनिस्टर। नहीं, इलेक्शन चोरी करी और कीमत आधा देश देना पड़ा। ठीक है ना, भारी कीमत चुकाई, इतनी भारी कीमत चुकानी। तब भी एक वहां पे याहिया खान था, अय्याश, और वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया, प्राइम मिनिस्टर बना लिया, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सब मैं बनूंगा, मैं और मैं। तो मैं जब बकरा करता है ना जाता तो उसे काट दिया जाता है, तो कट गया ये। यानी अब अगर आप वन पॉइंट कंट्रोल करना चाहो इतने बड़े मुल्क पे, वो भी दो भागों में बटा हुआ मुल्क, तो यू विल गेट योर कंट्री टू ग्रीफ। और एग्जैक्टली वो उसने किया। अब आप देखिए, ये था 1971, दो टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। अब जरा 2025 पे आइए, एक और इलेक्शन स्टील करी। इमरान खान इलेक्शन जीता था हैंड डाउन, 17-18 साल की जेल में डाल के बेचारे को वहां मार पीट रहे हैं, मतलब पिटाई कुटाई हो रही है, उसकी टॉर्चर हो रहा है, उसकी मुशरा बीबी है, पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा होगा। मतलब आई शडर टू थिंक, अगर एक बंदे के साथ आप ऐसा कर सकते हैं तो उसकी बीवी को जो जेल में डाला है ऐसे कमीनों जलील लोगों ने, ये वाहियात। कई दिनों तक मिलने नहीं दिया गया बहन से उनको, और अभी सुना है कि उनको अरे साहब, बहन से मिलने तो नहीं दिया गया। जब बहन बेचारी गई, उसकी बहनें, और कोई 70-71 साल की बहनें हैं, बुढ़िया है बेचारी, वो गई कि हमको अपने भाई से मिलना है, भाई से मिलना है। ये जुर्म है पाकिस्तान में? अबे ये जुर्म है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, कैदी से परिवार उनके बालों से घसीट कर लाते घूसे मारी गई बेचारी 71 साल की औरतों को, लाते घूसों से पिटाई करी औरतों की। अरे ऐसे वाहियात मुल्क का सवा सत्यानाश होना निश्चित है। तो सर, जिस पाकिस्तान की यातनाओं से तंग होकर के बांग्लादेश बना, भारत की शरण में आया, हमारी मदद करो, अब उस बांग्लादेश के सुर बदल गए, पाकिस्तान से याराना बढ़ा लिया। उसकी ISI जो खुफिया एजेंसी है ISI, वहां जाके वो बैठकें कर रहे हैं। मुनीर को रियल टाइम अपडेट दिया जा रहा है, 18 दिसंबर के बाद की रिपोर्ट है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस याराना को क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक तो इलेक्शन तब चोरी करी थी, अब दूसरी इलेक्शन चोरी करी है। तब आधा देश गया, आज तो देश के 4 या 5 टुकड़े होने वाले। ठीक है साहब। दूसरा, इनका एक मुल्ला मुनीर बन के आया है आर्मी चीफ, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और पाकिस्तान की फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले को चीफ नहीं बनने देते जी। वो उसको घटिया समझते हैं, और है भी घटिया। नहीं समझते क्या है भी घटिया। फील्ड मार्शल बनवा लिया अपने आप को तो फॉर व्हाट? क्या लड़ाई लड़ी तेरे, बता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसमें ये ऐसा सबक सिखाया भारत ने। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही पहलगाम का कत्लेआम हुआ था, ये बंदा मरियम बंकर में घुस गया और निकला था जैसे कि चूहा बिल से बाहर निकलता है, छछूंदर बिल से बाहर निकलता है जब लड़ाई खत्म हुई। आपको फील्ड मार्शल किस एवज पे बनाया गया? तो हार गए, मुंह की खाई, पिट गए पिट गए अच्छे खासे तरीके से।
हाथ गिड़गिड़ाते गए डोनाल्ड ट्रंप के पास, मेरे आका मुझे बचाओ, पाँव पकड़ रहे हैं आपके, पाँव लागी, ये हो रहा वो हो रहा, कि बचाओ साहब, पिट गए, मार दिया भारत ने। पिटने का इनाम मिला सर उनको, और पिटने का इनाम मिला फील्ड मार्शल या फेल्ड मार्शल। हमारे लिहाज से तो ये फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी मजाक भी किसी हद का होता है। इसने अपने बटलर को बोला, जो शहबाज शरीफ जो इसका बटलर बना घूमता है प्राइम मिनिस्टर, शर्म नहीं आई, अपने जूनियर का तू बटलर बन गया, ठीक है, और अपने मुलाजिम का बटलर। उसको बोला कि मेरे को हिलाले जुर्रत दो। हिलाले जुर्रत आप जानती हैं किसे कहते हैं? नहीं सर, हिलाले जुर्रत हमारे महावीर चक्र के बराबर है। अच्छा। महावीर चक्र हमारी सेना में किसको महावीर चक्र दिया जाता है? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, जो कि मैदान जंग में लड़े, कटिंग एज पे लड़े, फॉरवर्ड एज ऑफ द बैटल एरिया पे लड़े, लास्ट मैन लास्ट राउंड, बट बूट की जो लड़ाई हैंड टू हैंड होती है वो करे, उसको दिया जाता है महावीर चक्र। एक आर्मी चीफ, वो भी ऐसा आर्मी चीफ जिसने अपनी फैमिली को अमेरिका भगा दिया, जिसने वो जो 4 दिन लड़ाई हुए और उसके पहले लड़ाई की जब तैयारी हो रही थी तो मरियम बंकर में घुस गया और धूप नहीं देखी इसने, अपनी फैमिली वालों को भेज दी, इसने अपनी फैमिली को भगा दिया था। ये हाल था आर्मी चीफ का। मतलब क्या, और खुद भी सिटीजनशिप ले रखी है ड्यूअल अमेरिका की। अच्छा। कि जिस दिन भागना हो मैं फरार हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल साहब हिस्ट्री रिपीट कर रही है। जैसे उस आदमी ने, याह्या खान ने सब कुछ अपने सर पे डाल लिया था, ये बिल्कुल वही कर रहा है कि प्रेसिडेंट मैं, प्राइम मिनिस्टर मैं, फाइनेंस मिनिस्टर मैं आर्मी चीफ तो मैं गलती से बन गया, असली में मेरा टैलेंट है ट्रेडिंग, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। सूटकेस लेके डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 महीने में 3 बार पहुंच गया, धमक गया ये बेशरम वाहियात कि डोनाल्ड ट्रंप गोरा है, गोरे ने मेरी पीठ पे हाथ दिया। वाह वाह वाह, तलवे चाटने की आदत जो कॉलोनियल जमाने में इनको अंग्रेजों के बूट चाटने का बड़ा शौक था, और कोई अंग्रेज पुचकार देता था तो वाह वाह, 3 बार धमक गया वॉशिंगटन, और तीसरी बारी तो सूटकेस लेके पहुंच गया। मेरे आका आप ट्रेडर, मैं भी ट्रेडर है, चोर चोर मुसेरे भाई, ये लो मैं आपके लिए लाया हूं तोहफा साहब, मैं जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ है मैं आपको बेचूंगा सर, चीन को नहीं बेचूंगा है। मैं ऑयल हमने ढूंढ लिया है सर, मैं आपको बेचूंगा, कॉपर, टंगस्टन, गोल्ड सब आपको बेचूंगा सर, आपके लिए है मेरे आका। अबे पहले दिखा तो दे कहां पे है, ऑयल कहां पे मिला है? 1993 में वो माइन बलूचिस्तान में खुले थे। आज तक बेटा 1 ग्राम ना रेयर अर्थ, ना कॉपर, ना गोल्ड, ना टंगस्टन निकला है, और इसने जाके बेच दिया। अली बाबा 40 चोर जाके बेच दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अबे है नहीं लेकिन बेच दिया। इसको कहते हैं सीना चोरी, चोरी और सीना चोरी, ठीक है साहब, लेकिन चोरी पकड़ी जाएगी साहब। मैं और जरा इनके में गुल जो खिलाए हैं मैं जरा बता दूं आपको, ये आसिम मुनीर की कारस्तानिया, ठीक है साहब। ऑयल एक्सॉन मोबिल कंपनी 10 साल से ड्रिलिंग कर रही है बलूचिस्तान में, 5000 मीटर तक ड्रिल किया, 1 बूंद तेल नहीं मिला। इस ना बेगैरत इंसान ने जाके वो तेल बेच दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो 1 बूंद भी नहीं, जो 1 बूंद नहीं मिला, ठीक है साहब। तो आप अगर जरूरत से ज्यादा चतुर बने तो एक दिन आप पकड़े जाएंगे। तो कब तक चतुराई चलेगी तुम्हारी? इसने जाके बोला मेरे आका आप हुक्म दो, वो क्या चाहिए आपको? बोले बगराम का एयरबेस चाहिए अफगानिस्तान में। अरे सर मैं इन अफगानों की ऐसी तैसी कर दूंगा, लोग हैं, मैं इनकी बॉम्बिंग करूंगा साहब। उनके पास एयरफोर्स नहीं है, मेरे पास एयरफोर्स है, मैं बॉम्ब कर करके इनके घुटने टिका दूंगा, बस एक काम करिए साहब। बोले क्या? इनका खाना पानी बंद करिए। पहले जो मेरी तरफ से जा रहा था, भारत भेजने की कोशिश कर रहा था, वो तो लैंड रूट तो मैंने रोक दिया साहब। अब ये ईरान के जरिए, चाबहार के जरिए खाना पानी, रसद, दाल, चावल, गेहूं, अनाज इनको ये दे रहे। ये बंद कर दीजिए, भूखे मरेंगे ये अफगान, हाथ जोड़कर आएंगे कि ले लो साहब बगराम एयरबेस। अरे वो इज्जतदार लोग हैं यार,
उनको बड़ा अपनी अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है। दे आर फ्रीडम लविंग पीपल। वो रूस के सामने घुटने नहीं टेके, अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी। अब तू अपना मुंह मसूर की दाल तो लेके दिखा तो जाके दिया तू उनको, उन्होंने दिखा दिया वापस कि साहब हमारे पास फाइटर बॉम्बर नहीं, सुसाइड बॉम्बर है। तू जरा करके दिखा, हम तेरे को बराबर देंगे। और वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनख्वा में इनकी फौज की ऐसी तैसी कर दी है। खदेड़ दिया इनको। 3000 के ऊपर पाकिस्तान के सिपाही ये 2025 में मारे गए, साल खत्म नहीं हुआ जी। ठीक है। तेरे से अपना देश संभल नहीं रहा। ये जाके बोला साहब आई विल बी सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू मिडिल ईस्ट। सर मेरे से बात करो ना, आई एम द 1 पॉइंट मैन, सारी डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान में मैं करता हूं। अरे मत बात करो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, ये शगुफे है, बटलर है मेरा, जैसे बटलर इसको मैं जो बोलूं ऐसे ऐसे नाच के करता है। तो उसने बोला अच्छा तू है 1 पॉइंट मैन, जरा आ जाए इधर, तू गाजा में इंटरनेशनल वो जो स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजेगा, 30,000 बंदे भेजेगा तो अपनी फौज के, और तू हमास को डिजार्म करेगा। कर लो बात, हमास को डिजार्म करेगा। ये है मौलाना मुनीर, आसिम मुनीर बोल दिया हाँ जी मेरे आका मैं करूंगा। हाउस ऑफ साउद को 20,000 बंदे देगा उसके बचाव के लिए, राजे की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है साहब, यानी चौकीदारी का काम तुम करोगे। घटिया हो, वहां जाके वो जो इनके बेगर हैं उनको वो डिपोर्ट कर रहे हैं तंग आके, सऊदी अरेबिया वाले। ठीक है, दफा करो, हमको नहीं चाहिए भिखारी। ठीक है, तो वहां पे जाके ये अपनी तैयार है। अब जब वापस आया और तो बोला लोगों ने कर क्या रहे हो साहब, अगर फिलिस्तीनियों को मारोगे तुम्हारे देश में तहरीके लबैक इमरान खान कहा जाएगा तुमको, लोग सड़कों पे निकल आएंगे साहब। इजराइल को रिकग्निशन दोगे? इजराइल ने बोला हाँ ठीक है, तुम हमारे इलाके में ऑपरेट करना चाहते हो, पहले रिकग्नाइज करो। रिकग्निशन नहीं दिया अभी तक इजराइल को है। तो अब समझ आ रहा है आटे दाल का भाव, और ठंडे पसीने माथे पे आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बोला अरे यार ये डरते हैं ये सिविलियन लीडर, ये हाथ रोक रहे मेरा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और ये आर्मी चीफ, जो एयर चीफ, नेवी चीफ है, ये लोग डरते हैं न्यूक्लियर वेपन से। अरे मैं चला दूंगा। हाँ, पाकिस्तान के लोग, अवाम मारा जाएगा, वो मंजूर है, उसकी परवाह किसको है? भिखारी है, भूखमरी मरी के ऐसे मरे जा रहे, न्यूक्लियर बम से मर जाए तो क्या? हाँ मैं तो भाग जाऊंगा साहब अमेरिका, मैंने अपनी फैमिली तो भेज दी है पहले। हाँ, और साहब मैंने एक और बड़ी चतुराई की चीज की है, आई एम अबव द लॉ, कोई कोर्ट मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। मैं पाकिस्तान के लोगों को मरवा के मैं तो भाग लूंगा, मैं तो भाग लूंगा। और जो पहला जब हमने बताया अच्छा तू सिंगल पॉइंट कंट्रोल करना चाहता है, थैंक यू, हमें फिर एक ही बंदा मारना है, एक ही बंदा मारने की जरूरत है पाकिस्तान में। अबे तेरे लिए तो तेरे लिए हमने अग्नि 5 मिसाइल बना रखे हैं, जो कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं, जिस पे लगाएंगे कन्वेंशनल वॉरहेड। 5,000 टन, 5,000 किलो का कन्वेंशनल वॉरहेड, जिस भी बंकर में घुसे, जितना भी गहरा घुसे, तेरे को ढूंढ निकालेंगे। 1 मीटर की एक्यूरेसी है हमारे मिसाइल्स की, और तेरे पर खच्चे उड़ा देंगे। डर के आके क्या पहला ऑर्डर दिया है, 8 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना, CDF, भारत की नकल करके CDS, हमारा CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना लिया अपने आप को। और फिर पता चला कि गुरु सब मिसाइल भारत के तेरी तरफ पॉइंटेड होंगे लड़ाई के टाइम। तो पहला हुक्म दिया कि 6 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर बनाओ। मैं और मेरी फैमिली वहां घुसेंगे। कौन सी फैमिली? तेरी फैमिली तो तूने बिठा दी अमेरिका में। यानी डरपोक चूहा, तो फिर इतना बड़बोलापन उसके बाद ये बार-बार कहना कि बकवास करने में बहुत आगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये गिरा दिया, हमने ये कर लिया, साथ में धीरे से ये भी बोल दिया कि अल्लाह ताला हमारी मदद के लिए। अरे ये देखिए, ये वो इंसान है, मैंने 71 का युद्ध आंखों से देखा है बेटा, हमने ढाका पे फतेह देखी है, हमने सरेंडर देखा है,
93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया। तस्वीर बार बार आती है तब भी उनको शर्म नहीं आती है। और जब वो हो रहा था, इनका याया खान रेडियो पाकिस्तान पे भाषण दे रहा था, इंशाअल्लाह आप मुझे कल इस्लामाबाद में नहीं देखेंगे, मैं अपने टैंकों पे दिल्ली में जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँगा। ये बकवास, मतलब यार कोई रियलिटी चेक कर ले, तेरा देश पिट गया, 2 टुकड़े हो गया और तू जीत की रट लगा रहा था। तो ये तो फितरत है, ये तो आदत है झूठ बोलने की, बकवास करने की। तो सर, ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, एंटी इंडिया जो आप देख रहे हैं, एक आवाज उठ रही है, हर बात के लिए भारत पर वो थोप रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के उकसावे में हो रहा है? पाकिस्तान इसके पीछे है, आईएसआई इसके पीछे है, मुनीर इसके पीछे है? सबसे पहले तस्वीर दिख रही है? सबसे पहले इसके पीछे है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका। आईएसआई की मदद उन्होंने ली कि तुम्हारे जमायते इस्लामी के साथ कांटेक्ट बड़े अच्छे हैं, हमने कलर रेवोल्यूशन करनी है ढाका में। और वो प्लेबुक उनकी बड़ी तगड़ी है। वो बहाना बनाया कि मुजीबुर रहमान ने की बेटी ने वो जो मुक्ति जोधा हैं उनको इतने % रिजर्वेशन दे दी, उस बेचारी ने घटा के कर दिया, नहीं तब भी बवाल होगा। अरे यार 5% से 30% से 5% कर दिया, ठीक है, उसने किया और तब भी बवाल करा के वो वहां तख्ता पलट करा दिया और बेचारी को मारने के क्या कहते हैं फेराक में बैठे थे कि इसकी कत्ल करेंगे, इसका गला रेत देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बेचारी वृद्ध महिला, ठीक है। तो वो तो भारत ने बचा लिया, हमने भेजे अपने हेलीकॉप्टर, निकाल लिया उनको वहां से कि ये तो पागल मुल्क है, ठीक है। कौन सा रूल ऑफ लॉ, क्या रूल ऑफ लॉ, गदर मचा हुआ और तब से लेके आज तक गदर है। देखिए नेपाल में भी कलर रेवोल्यूशन हुई, वहां भी गदर हुआ था, कितने दिन चला? 3-4 दिन। अरे वो नॉर्मल हिंदू जाति के लोग हैं, वो नहीं, कोई नहीं चाहता कि गदर हो, उन्माद हो, फसाद हो, कत्लो गारत हो, खूना खच्चर हो सड़कों पे। 3-4 दिन में शांति आ गई कि नहीं आ गई? काफी वहां रहा। अब साहब इनको महीनों क्या साल हो रहा है तकरीबन, क्या कोई शांति आई है? 5 अगस्त जो 2024 में हुआ था जो हो रहा है वो अभी भी हो रहा है, वो लग रहा है चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हुआ, खत्म ही नहीं होगा वो ट्रेलर, क्योंकि मोहम्मद यूनिस साहब आके बैठ गए, पुलिस की ऐसी तैसी कर दी है। क्या बांग्लादेश अब हमारे लिए एक पाकिस्तान की तरह ही एक बड़ा थ्रेट होता जा रहा है? जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें आ रही हैं, इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, जमीयत इस्लामी जैसे संगठन, कट्टरपंथी ताकतें बढ़ रही हैं वहां, तो इसको आप, इस थ्रेट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, थ्रेट तो सिर्फ स्वा नहीं है, काबिलियत क्या है इसकी फौज की, खुद को बचा नहीं सकती। वो जो रोहिंग्याज थे और जो क्या कहते हैं उधर राखिनिया में जो कि अराकान नेशनल आर्मी थी, उन्होंने बैंड बजा दिया इनका। आप एक गुरिल्ला रैग टैग आउटफिट से लड़ नहीं सकते, सिवाय यूएन मिशन भेजने के आपने कख नहीं किया। कंपनी लेवल के ऊपर आप लड़ाई की बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या थ्रेट करेंगे हमको? ये नाटक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपने देश में ऐसा बवाल करेंगे, ऐसा उन्माद, ऐसा गदर कि आखिरकार इनके ही लोग तंग आके कि साहब ये तो बेअंत गदर है, वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे और भारत में आके घुसेंगे, भिखमंगे यहाँ पे भर जाएंगे हमारे पास, और हमको फिर डील करना, बॉर्डर पे रोकना मुश्किल हो जाएगा। कितने मारोगे बॉर्डर पार करते हुए? अभी तो आप देख रहे हैं कि बंगाल से सब जा रहे हैं वापस, अभी SIR की वजह से सब बांग्लादेशी जा रहे हैं, नहीं भेजे जा रहे हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि फिर से वो वापस आ सकते हैं बांग्लादेश? वो ही नहीं, पूरा उन्माद वहां से तो पूरी, मतलब बांग्लादेश की आबादी, साहब हम इस भूखमरिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम इस पागल देश में नहीं रहना चाहते, जहाँ ना कोई न्याय, ना कानून, ना व्यवस्था, सब कुछ टूटे जा रहा है। ये मोहम्मद यूनिस जो आए हैं, बड़ा अपना मुंह मसूर की दाल लेके, 2 टके का लौकड़ा बुड्ढा, इसने वहां पे गदर मचा दिया, ठीक है। तो लोग तो वहां से भागना शुरू करेंगे ना। हमको फिक्र इसी चीज की है, और इस चीज का है, इसके ये थ्रेट यही कर सकता है कि पाकिस्तान अपनी ISI वहां से भेजकर, बेस बनाकर, जो हमारे इंसर्जेंट हैं, माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करेगा।
एक मतलब डिस्टेबलाइजेशन का वो सोर्स बनेगा। और मुल्ला मुनीर कह भी रहा है कि अगला हमला मैं पूर्व से करूंगा। अबे पहले पाकिस्तान का जरा अपना मोहरा देख ले, अफगानिस्तान नहीं है वो। 2% का मुल्क है जिसकी तेरी फौज ने ऐसी तैसी कर दी थी। 1 मिलियन तो इनकी औरतें रेप करी थी, 3 मिलियन इनके क्या कहते हैं बंदे मार डाले थे, ठीक है। और ये लोग हमने मदद की थी, तब जाके हिम्मत आई और वापस लड़े। और मैं सैल्यूट करता हूं उन मुक्ति योद्धा को, दिन में वो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी, जो लड़े, ठीक है। आज उनको मार रहे हैं। इस हालात में लग रहा है कि शेख हसीना का तो बांग्लादेश लौटना मुश्किल है, उनकी पार्टी को वहां बैन कर दिया गया है, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है। फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आगे कल किसने देखा? कल किसने देखा? जी, आप ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं सर कि कल मतलब क्या उनके भाई मैं इशारा ये कर रहा हूं कि बांग्लादेश की एक आबादी है, कुछ देर तक तो बड़ा मजा आता है, हाँ गदर हो रहा है। हम जाके हसीना वाजिद के घर गए, उसका टीवी उठा ले आए, फ्रिज उठा ले आए, सोफे उठा ले आए, कुर्सी उठा लिए, बेचारी की साड़ियां और स्टूपिड पीपल, ठीक है ना। तो कुछ देर तो बड़ा मजा आता है, बट फॉर हाउ लॉन्ग? इससे कब तक पेट भरेगा तुम्हारा? सही बात है। डिस्टेबलाइजेशन में आप कितने दिन आप क्या कहते हैं लॉलेसनेस से, ये चीनी बोतल से निकालना बहुत आसान है, बोतल में वापस डालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना साहब। और अपनी पुलिस की ऐसी तैसी कर दी, तुमने हमें गोली चलाई, तुम्हें फांसी टांगेंगे। तो वो बोला कर लो साहब, जो करना है करो, हम घर में बैठे, हमें नहीं मरना फालतू, हम क्यों हुक्म माने। तो सर आपको लग रहा है कि इस जो बांग्लादेश के हालात का चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, ये 3 गठजोड़ जो है उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं? हमने सुना कि पेंटागन की एक रिपोर्ट है कि चीनी नेवी अपना बेस तैयार करना चाह रही है वहां पर। चाह रही है, लेकिन चीन भी परेशान है ये पाकिस्तान से और पाकिस्तान के हथकंडों से। उनकी अमेरिका के साथ दुश्मनाई है, वो खुश नहीं है कि अमेरिका ने कराया यहाँ पे तख्ता पलट। सो चीन मेरा ख्याल तो वो बेचारे बहती गंगा में हाथ धो लो, ठीक है, लेकिन वो इनको हथियार बेचेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे, इकोनॉमी में हस्तक्षेप करना चाहेंगे, श्रीलंका का हाल करना चाहेंगे कि इनको भी डेट ट्रैप में डालो और तबाह कर दो, जैसे कि श्रीलंका को तबाह कर दिया। तो बट मैं नहीं समझता चीन जो है वो ज्यादा खुश है जो ये डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि उसने भी देखा कि अमेरिका ने ये सब करवाया। जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो घराना है, और आपने कहा कि अब जो वहां डिस्टेबलाइजेशन हुआ है, जितनी अस्थिरता है, तो बांग्लादेशी फिर से हमारी तरफ बढ़ के आएंगे, भागेंगे हमारी तरफ, तो सैलाब आ सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर आपका कितना कंसर्न है? किस तरह की अब हमको क्वाइट राइट, फिर हमको अपनी फेंसिंग पूरी करनी पड़ेगी, जो बचा हुआ एरिया है फेंस करना पड़ेगा, और बॉर्डर पे बड़ा स्ट्रिक्ट और सख्त होना चाहिए, होना पड़ेगा। शूट एट साइट ऑर्डर कि तुम बाहर आओ, तुमको मार डालेंगे या लाश बिछा देंगे तुम्हारी। तुम्हारे बाप की खैरात नहीं है भारतवर्ष कि वहां मुंह उठाए अपना, वहां पे गदर किया, यहाँ आके भी गदर करेंगे, यू नो, क्योंकि औकात में रहो। तुमको बोला है बिहेव योरसेल्फ, एक बारी प्यार से बोल दिया, 2 बारी बोल दिया, तीसरी बारी सख्ती से बोल दिया है, नहीं समझ आता तो हमको समझाना भी आता है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो कि हम तुम पे अपना फौज का एक्सपेंडिचर करें, ठीक है। लायक नहीं, लड़ने लायक नहीं हो तुम, सिवाय बकवास करने के और कुछ नहीं कर सकते। सर एक सवाल और है कि ये जो पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, इन सब का पाकिस्तान पर आप कोई असर देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वो जो बड़बोलापन है, मुल्ला मुनीर आप जो कहते हैं, जिनको फील्ड मार्शल कह रहे हैं आप, उन पर, पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। तो अब हमको और किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है पाकिस्तान के मामले में? नहीं, और किस तरह की स्ट्रेटेजी? गिव मोर ऑफ द सेम, और ज्यादा लगाओ। इतना काफी नहीं, 1 लात काफी नहीं तो 10 लातें मारो। इसको लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कि कहते ना कि हम डिप्लोमेसी ट्राई करेंगे, तो 75 साल क्या किया आप? इसका तो बढ़ता ही गया, ठीक है। हाँ, जब आपने किया क्या कहते हैं उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक, तो 1 साल 1.5 साल चुप रहा। जब आपने बालाकोट की स्ट्राइक की, 3-4 साल चुप रहा।
अब ये जो किया है ऑप सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, हाँ। मार तो अच्छी खासी पड़ी है, लेकिन हमको फौज में सिखाया जाता है यार कि जब बॉक्सिंग में पड़े तो दिखाओ मत, दर्द सह लो, घूंट लो अंदर और वैसे करे जाओ, ड्रामा करे जाओ। ये वही ड्रामा कर रहा है, हिम्मत नहीं है लड़ने की, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देना चाहिए कि तू एक और करके देख, चचा जान तेरे को ऐसे ही मार मारेंगे कि तू रहेगा नहीं। और देखिए, मेरा जहां तक सुझाव है सरकार को, यही हमेशा था और रहेगा कि साहब एक बार आर पार का कर लीजिए। चोंचलेबाजी से काम नहीं चलेगा, गुदगुदी मत करो, मार डालो, ठीक है ना साहब। कि कोई मैं जीत गया भंगड़ा करने वाला बचे ही ना, चाहे लंगड़ा के कर रहा हो। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो इस तरह की कई आवाज उठी थी, बहुत आवाजें उठी थी कि एक बार आर पार की। हमारे लड़के बोलते हैं साहब, जवान बोलते हैं, साहब क्या हलाल कर रहे हो, झटका करो साहब एक बार और खत्म करो। And I agree with them, हमारे जवान बिल्कुल सही कह रहे, मारो एक बार खत्म करो, सर धड़ से अलग कर दो यार, फटफटाएगी लाश थोड़ी देर। और ये जो नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है हमारी, इससे आप कितना सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूं, आई एम नॉट इन एग्रीमेंट। इसका यूज बाय डेट खत्म हो चुकी है, ठीक है। और नो फर्स्ट यूज है केवल उस देश के लिए जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ठीक है। और या जिसने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अनाउंस की हुई है, जैसे चीन। चीन ने नो फर्स्ट यूज कहा हुआ, हम भी नो फर्स्ट यूज कहते हैं। पाकिस्तान कहता है नो नहीं हम फर्स्ट यूज करेंगे, तुम करोगे तो हम भी कर देंगे। उसका अंजाम पाकिस्तान को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और देखिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर का बिटिया एक लेसन था जो हमारे देश में अभी तक समझ नहीं आया, कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अब गीदड़ भभकी रह गए हैं, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत हो गया है कि जो भी मिसाइल फायर करेगा 97-98% हम शूट डाउन कर देंगे। और जो 2-3% बचा है हम हमला करके इसके देश में, जैसे किराना को ठोका जहां न्यूक्लियर बॉम्ब का स्टोरेज है, वहां खत्म कर देंगे। इसके जो फाइटर बेसिस हैं जहां से उड़ेगा न्यूक्लियर बॉम्ब लेके, वो खत्म कर देंगे। इसके जो मिसाइल बेसिस हैं वो ध्वस्त कर देंगे। हमारी तैयारी और फिर भी अगर तूने एक भी चलाया, अबे तो तेरे को 200 मिलेंगे। हमारी तैयारी तो और बढ़ गई है सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बढ़ेगी और बढ़ेगी, हमारे जो दूनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी, ताकि तेरी अगली बार तेरी तबाही कर दी जाए। और 1971 दोहराने का टाइम आ गया है। 1971 में भी अमेरिका पूरी तरह से साथ दे रहा था, चीन पूरी तरह से साथ दे रहा था। 7th फ्लीट अमेरिका ने भेजी थी, क्या हुआ? बचा सकी पाकिस्तान को? नहीं बचा सकी। तो आप किस चीज का इंतजार कर? आपको सिर्फ तैयारी करनी चाहिए। ये 10 साल कांग्रेस सरकार ने एक जेट फाइटर नहीं खरीदा, ठीक है साहब। 10 साल वी हैव लॉस्ट। तो कोई बात नहीं, हो गया, पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकते ना, अब आगे देखना है। जल्द से जल्द मेकअप करिए साहब, जल्द से जल्द मेकअप करिए, एज फास्ट एज पॉसिबल। और S-400 खरीदने की जरूरत है, खरीदिए जल्दी से, मैन्युफैक्चर करिए अपने देश में। Su-57 खरीदने की जरूरत है, अपने देश में मैन्युफैक्चर करिए। आपको बोल रहा है रूस कि ले लो साहब, डिजाइन ले लो, वो जो चेंज करना है करो, बनाओ अपने देश में। रूस तो हमारा बहुत बड़ा अच्छा डिफेंस पार्टनर है। अरे वो 71 में भी आपका मित्र था जब आपने 2 टुकड़े किए थे, अभी भी मित्र है। अरे रिलायबल बंदे हैं, इन पे डिपेंड करो। ये अमेरिकन तो बोलते थे डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, सिवाय धोखाधड़ी, सिवाय पीठ में छुरा घोंपने के इन्होंने कुछ नहीं किया। ये हमसे $1 बिलियन खाए हैं GE-404 इंजन हमारे तेजस के लिए। 2-2.5 साल हो गए, 200 इंजन देने थे, 2 नहीं दिए साहब। यानी पैसा हजम कर लो, माल मत दो। इसको धोखाधड़ी और चोरी बोलते हैं, चोर हैं ये। और फिर कहते हैं कि साहब हमारे F-35 भी खरीद लो। अरे एक बार ही ट्रेलर देख लिया मेरे आका, काफी नहीं है? तुम चोर हो, चोर।
सर फ्यूचर में आप वॉर को, हाइब्रिड वॉर, साइबर वॉर, इस सब की बातें हो रही हैं, ड्रोन से अब युद्ध लड़े जा रहे हैं। हमने इसमें भी देखा कि तुर्की के ड्रोन भारत की तरफ आ रहे थे। अब इस वॉर से लड़ने के लिए भारत की रणनीतिक तैयारी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तुर्की के ड्रोन आ रहे थे, बरख्तियार ड्रोन आ रहे थे, बाइकर शिबा ड्रोन आ रहे थे, और छोटे वाले ये जो क्वाड कॉप्टर्स हैं वो आ रहे थे, चीन के विंगलुंग शिंगलुंग आ रहे थे। 90% वर शॉट डाउन, सारे परखच के वो गिरे हैं। आपको हरियाणा से पंजाब से, हरियाणा से लेके गुजरात तक अंबार लगा। अभी भी बच्चे खेतों में मिले हैं, खेतों में टुकड़े मिले, ठीक है ना। तो ये हमारा एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। तो ये तुर्की के लोग मारे गए। जो ड्रोन कमांड पोस्ट था मुरीद एयरबेस पे, उसको हमने ठोक दिया। इनके ड्रोन हवा से गिरने टपक गए। जो तुर्की के अफसर वहां पे आए हुए थे उनको मार डाला जान से। तो तुर्की है तो तू करके देख फिर से, ठीक है कि नहीं। चाहे तुर्की आए, चाहे चीन आए, चाहे ये आए, लड़ेगा पाकिस्तान। तेरे को हम लातों के भूत को केवल एक इलाज है, एक लात से पेट नहीं भरता, 10 लातें मारो। 10 से नहीं मरता, 100 मारो जब तक मरना जाए। तो आप मान रहे हैं कि हाइब्रिड वॉर और साइबर वॉर के लिए हम तैयार हैं? हमारी तैयारी should be prepared to fight full spectrum war, full spectrum. From we should be prepared to fight from the conventional level to the kinetic level to the hybrid level of information war, cyber war, electronic war. ये सारा हमको लड़ने के लिए हमको तैयार होना चाहिए, और हमारी महारत हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। कोई घबराने की जरूरत नहीं। सर एक का सवाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, आपको लग रहा है कि अब अफगानिस्तान जो है वो इसके लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है? खुद बलूचिस्तान में परेशान है पाकिस्तान, और इधर जो है अफगानिस्तान के साथ उसका संघर्ष बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं कि अफगानिस्तान क्या हाल करने वाला है उसका, जो तालिबान जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ा रहा है वहां? देखिए, बहुत सारे लोगों ने समझा कि अफगान लोगों को तो हम मसल देंगे, पठानों को तो मसल देंगे। वो इतनी आसानी से मसले नहीं जाते, ठीक है। लड़ाके लोग हैं, बहुत जबरदस्त लड़ाके, ठीक है। तो अमेरिका ने बोला वी विल बॉम्ब इट बैक टू द स्टोन एज। वो मुल्क ऑलरेडी स्टोन एज में, उसको कहा उसके पीछे बॉम्ब करोगे। तो वो मतलब उनका बर्दाश्त करने का मादा बहुत है। और पठान, मैं भी हिंदू पठान हूँ बाय द वे, ठीक है। और पठानों में दो चीज होती है। एक तो उनका होता है बदला, कि भाई मैं बदला लूंगा। अगर तूने मेरा बेटा मारा, मेरे खानदान में किसी को मारा, मैं 7 पुश्तों तक तेरे से बदला लूंगा। उसको बोलते हैं बदल, द ट्रेडिशन ऑफ बदला। तो आप जाके बॉम्बिंग करके उनके कभी 58 मार रहे हो औरतें बच्चे, कभी 20, कभी 40, कभी 50, तुम समझते हो वो बदला नहीं लेगा? वो तो ले रहा है, तालिबान ले रहा है, तरीके तालिबान ले रहा है। पख्तूनख्वा में तो खलास कर दिया। हर आए दिन 20, 40, 50 लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की फौज के, ठीक है। और बड़ा खुश हो रहा है आसिम मुनीर की मैंने अमेरिका को बोला था ना कि मैं अफगानिस्तान की ऐसी तैसी करूंगा। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं देखूं किस तरफ जी, क्योंकि पंगा लिया, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया, तो अब बोरियाओ, अब पगलाओ। चलिए सर, कुछ आपकी निजी जीवन से जुड़े 1-2 बस छोटे से सवाल हैं। आप इतने लंबे समय तक आपने भारतीय सेना की सेवा दी है, 37 साल तक। आपको कई जो विशिष्ट पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन सी पोस्टिंग आपको लगा कि ये सबसे कठिन है, बहुत मुश्किलें आई आपके उसमें, लेकिन आपने अपने टास्क को पूरा किया? अब एक हो तो मैं गिनाऊं ना। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, 1, 2, 3 जितना जिक्र कर सके आप। देखिए, मैं लड़ा था 1971 के युद्ध में, लड़ाई सर्विस शुरू करी जी। फिर मैं लड़ा था पंजाब में। यंग रहे होंगे आप उस समय? 21 साल। 21 साल में आप युद्ध लड़े? युद्ध लड़े, ठीक है साहब। तो वो अभी एक फिल्म आई है मेरे बैचमेट पे, कोर्समेट,
21 नाम सुना है? 21 जी सर, फिल्म जी। का नाम सुना है। अच्छा। वो मेरे कोर्समेट थे, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परम वीर चक्र। जी। 71 के युद्ध में 21 साल की आयु पे शहादत ओके। कुर्बानी दी थी उन्होंने, और 5 पैटर्न टैंक उड़ा के वो शहीद हुआ था। आपके साथ ही मेरे साथी आपके थे, मेरा साथी, थे, मेरा हाँ। बैचमेट था। तो अगर आज जिंदा होता तो वो 75 साल का होता, ओहो। लेकिन मेरे जैसे वो जो है 75 नहीं हुआ, वो हमेशा 21 रहेगा। देश को नाज है सर ऐसे शहीदों पर। तो मैं लड़ा, मैं जैसे मैंने बताया, मैं पंजाब में लड़ा। वहाँ उस वक्त 1984 में ऑफ ब्लू स्टार हुआ था, और 1985 में वहाँ पहुंचा, और मैंने एक सिख कंपनी 2.5 साल कमांड करी जी। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में। सिख कंपनी ब्लू स्टार के 1 साल बाद अब तो वो तो काफी बहुत संवेदनशील, टेंशन हाँ, थी, वो काफी संवेदनशील था रहा कि होगा। हमारे बेचारे लड़के बहुत जी। वो भी भड़के हुए थे, दुखी थे, एंड आई डोंट ब्लेम जी। देम। ठीक है, तो उनको वैसी लड़ाई लड़ाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जितनी मेरे को उनसे लॉयल्टी मिली, उन्होंने सेल्फलेसली फाइट किया, मैं काबिल तारीफ, मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर मैं लड़ा जाके कारगिल में, मेरे 6 जवान पलटन के शहीद हुए, 21 घायल हुए। ठीक है साहब, और मेरे पलटन को जो वहाँ पे हमको 2 सेना मेडल मिले, एक वीर चक्र, 2 सेना मेडल, और मुझे विशेष सेवा मेडल दिया गया था। बहुत सारे और अवार्ड मिले थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मेरी यूनिट को दिया गया था। मतलब पाकिस्तान की 2 पलटनें थी सामने, 29 बलूच और 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, इनके जड़ से हिला दिया था पकड़ के। ठीक है साहब, 45 मारे गए थे। सर मुझे लगता है आप अभी भी यदि उतर जाएं तो आप जड़ से हिला देंगे पाकिस्तान को, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर मौका दे सरकार, आई वोंट बी फाउंड वांटिंग। देखिए, फिर मैं लड़ा 3 साल तक किश्तवाड़ में, और किश्तवाड़ की जो आबादी है 40% हिंदू, 60% मुस्लिम, और वहां पे जब भी हम दबाव डालते थे टेररिस्टों पे, वो हिंदू मारने शुरू करते थे, और वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था मेरे टाइम में। अच्छा। मैंने कहा कि साहब, मैं दांत भींच के तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। मैंने जाके अनाउंस किया वहां पे कि तुम औरतें और बच्चे मारो तो बाहर में जाए बाकी टेररिस्ट, मैं तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा, मारूंगा। और मैंने मारे, जला के मार डाले वो लोग जिन्होंने हत्याकांड किए थे। तब से ठंडक पड़ गई कलेजे में वहां पे। ठीक है साहब, वो बोले यार और कुछ भी करो, हिंदू नहीं मारो। यही स्ट्रेटेजी है। देखिए, जब पाकिस्तान की बात कर लो या बांग्लादेश में, हमेशा वो अल्पसंख्यकों पर हिंदुओं को मारने लगो। तो मैंने कहा कि मैं देखता हूं, इसका इलाज एक है, फॉर टेरर सिलेक्टिव काउंटर टेरर, टेरराइज द टेररिस्ट। और टेरराइज किया और सारा शांति पड़ गई। जो हिंदू किश्तवाड़ से भागे थे, लेट मी से दिस, माय ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज, जो हिंदू किश्तवाड़ से भागे थे वापस आ गए। जिस तरह बेचारे कश्मीरी पंडित आज तक रिफ्यूजी कैंप्स में बेचारे सड़ रहे, जम्मू में गर्मी में, दिल्ली में बुरे हाल, घर से बेघर, अभी तक वापस नहीं जाने दिया। मुझे फख्र है कि जो भी हिंदुओं ने पलायन किया था किश्तवाड़ से, वो सब के सब वापस आए, आज भी वहीं बहुल है। और मेरे 2001 के बाद जब मैंने ये मारे थे, तब से लेके आज तक बाल बांका नहीं किया है किसी का। 1-2 गलती से वो कोई पर्सनल वैर था वो किश्तवाड़ शहर में, वो हताहत हुए, कोई तकरीबन 30 साल में या 40 साल में। ठीक है, हिम्मत नहीं पड़ी फिर वहां करने की। सर, कारगिल वॉर में, ऑपरेशन विजय में भी आपका रोल रहा। ऑपरेशन मैं कारगिल में ऑपरेशन विजय के पहले लड़ चुका था। वहां पहली जो थी घुसपैठ, वो 1999 में नहीं हुई थी। घुसपैठ पहली जो हुई थी 87 में हुई थी, और उसके बाद 90-91 में बड़ा काफी भीषण युद्ध हुआ था, जो कि तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अखबारों से मिटा दिया।
हेडलाइन से मिटा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स हो रही थी कि वो खराब हो जाए। ठीक है साहब, तो काफी कुर्बानी, मैंने बता 6 लड़के एक पलटन में शहीद हुए थे, 21 घायल हुए थे। 87 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 91 की बात कर रहा हूँ। जम के लड़ाई हुई थी वहां पे साउथ ग्लेशियर में, ठीक है, 2 जगह, लेकिन वो सुर्खियों से ही मिटा दी गई थी। उसके बाद मैं फिर कारगिल के ऑपरेशन जो थे, मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में कार्यरत था, जहां से पूरे ऑपरेशन का नियंत्रण किया गया था। हम लोग डायरेक्ट चीफ वाइस चीफ साहब के नीचे काम करते थे। सारी ऑपरेशनल प्लानिंग हमने करी। डायरेक्टर MO5 था। सारे जो वहां पे एक्स्ट्रा बोफोर रेजिमेंट्स, मिसाइल रेजिमेंट्स, रॉकेट रेजिमेंट भेजी गई, मेरे हस्ताक्षरों के नीचे वो वहां पे पहुंचाई गई थी। और मतलब उस समय आप दिल्ली में थे सर? उस वक्त मैं आर्मी हेडक्वार्टर MO डायरेक्टरेट में था, जहां से पूरे ऑपरेशन का नियंत्रण किया गया था। तो मैं ग्राउंड पे भी लड़ा हूं और मैं टॉप लेवल पे भी मैंने लड़ाई करनी, जहां से ऑपरेशन सारा और फिर आखिरी में लड़ा जब मैं मेजर जनरल था, रजौरी पुंछ, जो कि सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे टेररिज्म के लिहाज से पूरे जम्मू कश्मीर में। वहां मैं उनकी जब आया तो सबसे ज्यादा गदर हो रहा था, और जब मैं छोड़ के गया तो इट वाज एज पीसफुल एज अ लैम्ब। मार मार के परखच्चे उड़ा दिए इनके, भगाए। कोई वो भागे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, कोई भागे कश्मीर वैली की तरफ, खाली हो गया था वो। और उसके बाद 20 साल शांति रही थी मेरे जाने के बाद। ठीक है, तो जो सरकार ने करने को बोला सर आंखों पे अंजाम करके दिया। पैसिफाई किया किश्तवाड़, पैसिफाई किया रजौरी और पुंछ। तो ये सर, देश के युवाओं को आपका कोई मैसेज है जो सेना में आना चाहते हैं, जो देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इससे अच्छा कोई प्रोफेशन देश में नहीं है कि आप देश की रक्षा करें, सुरक्षा करें, आप लड़ें, आप हिम्मत दिखाएं, शुजात दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, अपने देश को बचाएं। ठीक है, फतोहात हासिल करें, आप अलंकृत हों लड़ाई के मैदानों में। इससे ज़्यादा दिल खुश करने वाली कोई बात नहीं। जितनी कॉमरेडरी, जितनी दोस्ती आपको मिलेगी फौज के अंदर, क्योंकि सब इकट्ठे जान एक दूसरे पे मुनस्सर डिपेंडेंट होती है, तो कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है। आई वुड एनकरेज द यूथ, खासकर जैसे कि हमारे पंजाब, हरियाणा, ऐसे देश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह, और बिहार के लड़के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, साउथ के लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू नो। तो बहुत लड़ाका कौम है, लड़ाका नस्लें हैं। फौज में जाएं, इज्जत कमाएं, देश बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। डिजिटल टॉक में सर आप हमसे हमारे साथ जुड़े टाइम्स नाउ ना भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतनी बातें की हैं, मुझे लग रहा है कि ये बातचीत अभी शायद 1-2 घंटे और चल सकती थी, लेकिन सर को कुछ ज़रूरी काम है, उन्हें जाना है, और हमारा भी अब वक्त हो रहा है। तो हम आपसे फिर से मिलेंगे किसी एक खास मेहमान के साथ। लेकिन आज GD बख्शी साहब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, अभी जिस तरह से याराना बढ़ रहा है, उस पर उन्होंने बहुत बात की है। और उन्होंने बताया है कि हमारी डिफेंस की, हमारी ताकत, हमारी रक्षा तैयारियां किस तरह की हैं। कई मुद्दों पर हमने बातचीत की है। तो आप बने रहिए हमारे साथ टाइम्स नाउ ना भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।